हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आइए कंटिन्यू करते हैं आपका 11th क्लास की केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर। इसमें हम डिस्कस कर रहे हैं सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के अंडर। आज हम डिस्कस करेंगे एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मास के बारे में। ये जो है आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बिल्कुल कंसेप्चुअली जो है आप वन बाई वन करके सारी चीज़ों को समझने की कोशिश करें, क्योंकि अगर आप इस चीज़ को आज ढंग से नहीं समझ पाते हैं तो आगे जो है आपकी जब तक आपको केमिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी या जब तक आप बेसिक साइंस करेंगे तब तक आप जो है इन चीज़ों को ग्रिप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो आज जो है सारी चीज़ों से ध्यान हटा करके इसके ऊपर फोकस करें। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं एटॉमिक मास की। ठीक है, एटॉमिक मास का मतलब है मास ऑफ एन एटम। ठीक है, हम छोटे से छोटे एटम की बात करते हैं जैसे कि हाइड्रोजन। ये एक हाइड्रोजन का एटम है। ठीक है, इसके मास को अगर हम ऑब्जर्व करें तो ये है 1.672 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ये जो मास है ये इतना ज़्यादा कम है कि हम जो है इसको ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो हमें जो ग्राम जो यूनिट है यूज करते हैं जो मेजर करने के लिए, वो जो यूनिट है वो बहुत ज़्यादा बड़ी है। देखिए 10⁻⁻24। ठीक है, मतलब कि 10 की पावर 24 एटम्स लेंगे तब जाके उनका मास जो है वो 1.67 ग्राम होगा। ठीक है, आप एज्यूम कर सकते हैं कि कितने सारे एटम्स मिलके 1 ग्राम मास को कंट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है, तो मास को मेजर करने के लिए हमें कोई नई यूनिट जो है वो चाहिए। वो जो नई यूनिट है वो हमने यूज की रिलेटिव मास। ठीक है, हमने क्या किया कि कुछ चीजों के मास को हमने क्या किया, फिक्स मान लिया और उनके हिसाब से जो है इसको क्या कर लिया, डिफाइन कर दिया। तो वो जो यूनिट है वो आपकी कहलाती है रिलेटिव मास। ठीक है, और इसकी जो यूनिट है उसका नाम दे दिया हमने AMU, मतलब कि एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, जिसको बाद में मॉडिफाई करके सिर्फ U से हम डिनोट करते हैं, जिसका मतलब होता है यूनिफाइड मास, जिसका मतलब 1 ग्राम नहीं होता। ठीक है, अब देखिए किसी भी मेटल का किसी भी एलिमेंट के लिए रिलेटिव एटॉमिक मास हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। रिलेटिव एटॉमिक मास इज इक्वल टू मास ऑफ 1 एटम ऑफ दैट एलिमेंट। देखिए जिस भी एलिमेंट के हिसाब से हमें यूनिट बनानी होती है हम क्या करेंगे, उसको रखेंगे ऊपर और नीचे हम लिखेंगे मास ऑफ 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, इस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी तरीके से हम ऑक्सीजन के लिए अगर हमें बनाना हो तो ऊपर हम मास रखेंगे ऑक्सीजन का। ठीक है, एक ऑक्सीजन के एटम का, नीचे 1/16 और इंटू मास ऑफ 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हम कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए इस स्केल को हम कुछ ऐसे समझ सकते हैं कि अगर आप कोई एलिमेंट की बात करें और ये माने कि उस एलिमेंट का मास जो है वो कार्बन 12 एलिमेंट के मास का डबल है। ठीक है, तो उसका मतलब क्या होगा कि 2 टाइम्स एक कार्बन एटम के मास कितना था 12, तो ये कितना हो जाएगा 24 यूनिट्स। ठीक है, ये मतलब है इसका। इसी तरीके से अगर मैं कहूं कि एक एलिमेंट है जिसका मास जो है 1/3 है किसके, कार्बन एटम के, तो हम लिखेंगे 1/3 ऑफ कार्बन एटम का मास कितना है 12, तो ये आ जाएगा आपका 4 यूनिट्स। ठीक है, और जो ये एक यूनिफाइड मास की जो वैल्यू है ये किसके इक्वल है, 1.66056 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम्स के इक्वल है एक यूनिफाइड मास। ठीक है, तो अगर मैं कहता हूं कि कार्बन 12 का मास कितना है तो हम लिखते हैं क्या 12U, या फिर एक्चुअल में वो मास कितना होता है 12 टाइम्स 1.6
6056 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम्स। ठीक है, इसको जब हम सोल्व कर लेंगे तब जो है हमारे पास आएगा वो एक्चुअल में कार्बन का मास होगा। इस तरीके से अगर मैं कहूँ हाइड्रोजन का, तो मतलब कि उसका मास कितना होता है 1U मल्टीप्लाइड बाई 1.6736 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻24 की इसका रिलेटिव मास था। ठीक है, और नीचे जो है वो हम क्या लिखेंगे 1.66056 इंटू 10⁻⁻24, और जब इसको हम सोल्व कर लेते हैं तो ये वैल्यू आती है 1.008। ठीक है, ये यूनिफाइड मास होगा इसका, यूनिट्स। ठीक है, यू की फॉर्म में ये मास आपका। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, एटॉमिक मास जो है उनको कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखिए हमारे पास एक प्रॉब्लम आ जाती है कि जो एलिमेंट्स हैं हमारे पास सारे, वो एक फॉर्म में नहीं है सारे। ठीक है, हमारे पास उनके अलग अलग फॉर्म्स जो हैं वो देखने को, अलग अलग एलिमेंट्स जो हैं उनका अलग अलग मास जो है वो कई बार हमें देखने को मिलता है, जिनको हम आइसोटोप्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, आइसोटोप्स में क्या होता है कि हमारे पास एक ही एलिमेंट जो है उसके एक से ज्यादा मास जो है वो पॉसिबल होते हैं। ठीक है, जैसे कि हम बात करें हाइड्रोजन की, हाइड्रोजन के हमारे पास 3 आइसोटोप हैं। पहला आपका प्रोटियम, दूसरा है ड्यूट्रियम और तीसरा ट्रिटियम। ठीक है, प्रोटियम जो है एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन से मिलके बनता है, जबकि ड्यूट्रियम जो है एक इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन, और ट्रिटियम जो है उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन। ठीक है, तो यहां तक जो है ये आपका आइसोटोप का कंसेप्ट है कि आइसोटोप्स क्या होते हैं, दोज एलिमेंट्स which have same number of protons but differ in number of न्यूट्रॉन्स। ठीक है, मतलब कि वो एलिमेंट्स जिनके प्रोटॉन्स जो हैं वो तो सेम हो, बट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो हैं वो क्या हो, अलग हो, वो क्या कहलाते हैं, आपके आइसोटोप्स कहलाते हैं। ठीक है, इसी तरीके से जो कार्बन है उसके भी आइसोटोप है हमारे पास, कार्बन 12, कार्बन 13 और कार्बन 14। ठीक है, इसी तरीके से जो क्लोरीन है उसके भी हमारे पास आइसोटोप में, क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37। ठीक है, यूरेनियम जो है उसके भी आइसोटोप्स जो है हमारे पास है। ठीक है, तो बहुत सारे एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनके आइसोटोप्स हमारे पास हैं। तो अब हमारे पास एक प्रॉब्लम जो है वो ये थी कि जब हमारे पास आइसोटोप आ जाते हैं तब हम कौन से आइसोटोप का मास जो है उसको यूज करें। ठीक है, कैलकुलेशन के लिए या किसी दूसरे पर्पज के लिए। ठीक है, तो उसके लिए जो है हम यूज करते हैं कंसेप्ट ऑफ एवरेज एटॉमिक मास। ठीक है, मतलब हम क्या करेंगे, जो आइसोटोप हमारे पास जितने परसेंट में है उसके अकॉर्डिंग उसकी वेटेज एवरेज निकालेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम जो है एग्जाम्पल के मीडियम से स्टडी करेंगे। मान लीजिए हम बात करते हैं क्लोरीन की। ठीक है, फॉर्मूला जो है पहले देखिए, एवरेज एटॉमिक मास इज इक्वल टू A इंटू एम प्लस B इंटू एन और डिवाइडेड बाई m प्लस n। देखिए एक एटम लिया हमने X, ठीक है, उसके 2 आइसोटोप हैं, एक XA और एक XB।
मास जो है वो मैंने यहाँ पे लिखा, ठीक है। ये नेचर के अंदर हमें मिलता है m% में या m टाइम्स m रेशियो में, और ये मिलता है हमें n रेशियो में, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, रिस्पेक्टिव इसका मास कितना है m, तो हम क्या करेंगे, इसके मास से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस इसका मास कितना है b, इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, n से, तो ये आ जाएगा आपके पास इतना, और डिवाइड बाई क्या करेंगे, टोटल रेशियो, ठीक है। जैसे अब बात करते हैं क्लोरीन की, क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37, ये जो है ये हमें मिलता है 75%, ये हमें मिलता है 25%, ठीक है, नेचर के अंदर। तो हम अगर हमें क्या करना है, क्लोरीन का एवरेज एटॉमिक मास निकालना है, तो हम क्या करेंगे, 35 टाइम्स 75 प्लस 37 टाइम्स 25 डिवाइडेड बाई 75 प्लस 25, ठीक है। तो ये जो आंसर आ जाएगा आपका, ये होगा 35.5, ठीक है। तो देखिए, जब कैलकुलेशन के लिए हमें क्लोरीन के मास की जरूरत होगी, तो हम जो है क्लोरीन का जो मास है वो कितना यूज करेंगे, 35.5, ठीक है। तो ये जो आपका कंसेप्ट था एवरेज एटॉमिक मास का, ठीक है। अब हम बात करते हैं मॉलिक्यूलर मास की। मॉलिक्यूल का जो मास है उसका मतलब क्या है, सिंपल सा मतलब अगर हम देखें तो मतलब होगा मास ऑफ वन एटम, सॉरी मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर मास जो है वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, जितने भी मॉलिक्यूल एटम्स होंगे एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल के अंदर, उनका हम क्या कर लेंगे, टोटल कर लेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा, ठीक है। पेज से निकल लेता हूं। जैसे कि मैं बात करूं, पहले लिख लेते हैं, मॉलिक्यूलर मास। जैसे मैं कहूं CO2, तो इसका मॉलिक्यूलर मास अगर मुझे निकालना है, तो कार्बन का एटॉमिक मास कितना, 12, प्लस एक ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना, 16, और कितने ऑक्सीजन है, 2, तो इसके मास को क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा 12 प्लस 32, ये हो गया आपका 44, ठीक है। तो इस तरीके से जो है हम क्या कर सकते हैं, मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल आसान है ये, जो है आप क्या करेंगे, एटॉमिक मासेस को क्या कर देना है, आपको सिर्फ सम कर देना है, ठीक है। जैसे मैं कहूं HNO3, ठीक है, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 प्लस नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 14 प्लस ऑक्सीजन कितने हैं, 3, एक ऑक्सीजन का मास 16, तो ये जो है ये आपका आ जाएगा 63 यूनिट्स, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए, एवरेज एटॉमिक मास हो गया हमारा, एटॉमिक मास हो गया, मॉलिक्यूलर मास हो गया। नेक्स्ट जो कंसेप्ट है हमारा वो है मोल कंसेप्ट। ये जो आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।